अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें लॉटरी का टिकट ड्रामा के कुछ सवालात जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो है, मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? आपको पता है, हमने ये लेसन पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा मुंशी जी को तार के आने का इंतज़ार था। मुंशी जी को तार के आने का इंतज़ार था क्योंकि उसने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी और उसे पूरा भरोसा था कि लॉटरी उसके हक में निकलेगी, और उसने पहले इसे बहुत कुछ सोच करके रखा था कि मैं लाल रंग की कोठी खरीदूंगा, घर में मोटर भी होगा और नौकर चाकर भी होंगे। तो ये प्लान उसने बना के रखा था। मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? मुंशी जी को तार के आने का इंतज़ार था, यानी एक चिट्ठी के आने का इंतज़ार था जो लॉटरी के मामले में थी। मुंशी जी क्या मनसूबा बांध रहे थे? दूसरा सवाल है, मुंशी जी क्या मनसूबा बांध रहे थे? जवाब, मुंशी जी कोठी और मोटर खरीदने के मंसूबे बांध रहे थे। मुंशी जी के जहन में बहुत कुछ था। वो एक कोठी भी खरीदना चाहते थे और घर में मोटर भी लाना चाहते थे, और उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी होंगे। डाकिया क्या पैगाम लाया? डाकिया ने क्या पैगाम लाया? डाकिया ने महमूद भाई का तार लाया था जिसमें यह लिखा था कि कल शाम भाभी जान ने इंतकाल करवाया। यानी कि डाकिया ने महमूद भाई का तार लाया था जिसमें यह लिखा था कि कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। तो तार क्या था? महमूद भाई का तार था जिसमें लिखा था कि कल शाम भाभी जान का यानी कि रोज़ू का इंतकाल हो गया। ये लॉटरी के टिकट निकलने का कोई तार नहीं था। इन किरदार पर नोट लिखिए। मुंशी जी, यानी कि मुंशी जी का किरदार, या इसी तरह सलीम का किरदार या डाकिया का किरदार। तो मुंशी जी का किरदार, मुंशी जी ख्याली पुलाव पकाने वाले बेअकल आदमी थे, यानी कि मुंशी जी एक बेवकूफ़ आदमी थे। वो ख्यालों में ही बगैर मेहनत किए सब कुछ हासिल करना चाहते थे, यानी वो घर बैठे ही सब कुछ हासिल करना चाहते थे। लॉटरी का टिकट भरते ही शेख चिल्लियों के प्लान बनाते हैं। लॉटरी का टिकट भरते ही शेख चिल्लियों के प्लान बनाते हैं और एक बड़ा सा मकान और मोटर खरीदना चाहते हैं। वो उसके मिजाज में संजीदगी और मतारत नहीं थी। ये उसका किरदार था कि वो ख्याली पुलाव पकाने वाले आदमी थे। वो शेख चिल्लियों की जैसे बातें करते थे, यानी उसके का सोच जो था वो बेबुनियाद था। वो हवाई बातें करते थे और एक बड़ा सा मकान और मोटर भी खरीदना चाहते थे। फिर मैं पढ़ूँ, मुंशी जी ख्याली पुलाव पकाने वाले बेअकल आदमी हैं। वो ख्यालों में ही बगैर मेहनत किए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लॉटरी का टिकट भरते ही शेख चिल्लियों के प्लान बनाते हैं और एक बड़ा सा मकान और मोटर खरीदना चाहते हैं, यानी इस ड्रामे में। और एक इसमें सलीम का किरदार मुंशी जी के किरदार के बरक्स है। बरक्स का मतलब इसके खिलाफ है, इसके अपोजिट है। वो एक संजीदा और अक्लमंद आदमी है। सलीम जो है वो संजीदा आदमी है और अक्लमंद आदमी है। वो न ख्याली पुलाव पकाता है और न ख्याली पुलाव पकाने वालों का साथ देता है।
वो इस हकीकत पर यकीन रखता है तो वो मुंशी जी की हमाकत देखकर उसका मजाक उड़ाता है। यानी सलीम जो था वो एक संजीदा आदमी था, वो एक अक्लमंद शख्स था, संजीदा और अक्लमंद शख्स है। इस ड्रामे में उसका किरदार जो है वो इसके मुंशी जी के बरक्स है। वो ख्याली पुलाव पकाने वाले आदमियों में से नहीं है। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता है। वो मुंशी जी का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसको मुंशी जी की बातों पर यकीन नहीं है। वो हकीकत पर यकीन रखता है। वो मुंशी जी की हमाकत देखकर उसका मजाक उड़ाता है। तो डाकिया का किरदार, डाकिया अपनी ड्यूटी का पाबंद है। यानी डाकिया को अपनी ड्यूटी थी, चाहे जो भी चिट्ठी हो उसको वो अपने कस्टमर यानी कि लोगों तक पहुंचानी है और जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम देता है। ठीक है, वो कहानी में सिर्फ एक बार नमोदार होता है, यानी वो आखिर में इस कहानी में, इस ड्रामे में नमोदार होता है और बगैर कोई बात की स्टेज से चला जाता है। सिर्फ डाकिया चिट्ठी लाता है। मुंशी जी के घर डाकिया सिर्फ चिट्ठी लाता है और चिट्ठी में लिखा होता है कि रज्जू का इंतकाल हो गया, वो लॉटरी की टिकट नहीं थी। तो डाकिया का किरदार, डाकिया अपनी ड्यूटी का पाबंद है और जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम देता है। तो वो आखिर में इस ड्रामे में नमोदार होता है और बगैर कोई बात के स्टेज से चला जाता है। यहाँ पर मुंशी जी की बीवी का किरदार, मुंशी जी की बीवी का किरदार हकीकत पर मबनी है। यानी इसकी बीवी जो है वो हकीकत पर मबनी है। वो मुंशी जी के ख्याली पुलाव पकाने पर यकीन नहीं रखती है। वो मुंशी जी को पहेलियाँ बुझाने पर मजाक उड़ाती है। यानी उसे मुंशी जी की बातों पर भरोसा नहीं होता है। तो मुंशी जी की बीवी का किरदार हकीकत पर मबनी है। वो मुंशी जी के ख्याली पुलाव पकाने पर यकीन नहीं रखती है। वो मुंशी जी को पहेलियाँ बुझाने पर मजाक उड़ाती है। और इसमें कुछ ग्रामर है इसी लेसन में। सिफत, सिफत, सिफत किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज सिफत कहलाते हैं। यानी इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज सिफत कहलाते हैं, यानी इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन सुर्ख, सफ़ेद, खूबसूरत, बहादुर, काला, कमज़ोर वगैरह। मिसाल के तौर पर अशरफ बहादुर है। अशरफ में सिफत क्या है? वो बहादुर है। यानी हाँ, अगर हम देखें कपड़ा सुर्ख है, कपड़ा क्या है? वो सुर्ख है। कपड़ा इसम है, सुर्ख जो है इसमें वो सिफत है। इसी तरह अंडा सफ़ेद है, अंडा से सफ़ेद, अंडा जो है वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद इसमें एडजेक्टिव है, सफ़ेद इसमें सिफत है। यानी सुर्ख, सफ़ेद, खूबसूरत, या वो लड़का खूबसूरत है, उसमें क्या सिफत है? वो उसकी ज़ाती हालत है या ज़ाती फजीलत है। तो खूबसूरत या बहादुर, काला, कमज़ोर या अकरम कमज़ोर है, कमज़ोर इसमें सिफत है। तो इस यहाँ पर सिफत ज़ाती के 3 दर्जे, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तफसील नफ्सी, तफसील बैज और तफसील कुल। तफसील नफ्सी पॉजिटिव जो है, इस ज़ाती सिफत के दर्जे में किसी चीज़ की ज़ाती फजीलत बिला मुकाबला ज़ाहिर होती है। मसलन अकरम चालाक है, अकरम चालाक, फॉर एग्जाम्पल अकरम इज़ इंटेलिजेंट या अकरम ज़हीन है। इसी तरह चालाक जो इसमें है, अकरम चालाक है, इसको हम कहते हैं
तफसील नफसी, यानी मैं चालाक हूँ या मैं बहादुर हूँ। तो इसमें इस सिफत के दर्जे में किसी चीज़ की ज़ाती फसीलत बिला मुकाबला ज़ाहिर होती है, यानी कि इसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। इकबाल ईमानदार है। और दूसरा जो है कंपैरेटिव, तफसील बहस, जब किसी चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव, तफसील बहस। इस ज़ाती सिफत के दर्जे में एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह दी जाती है। मसलन मेरी किताब तुम्हारी किताब से अच्छी है, या मैं आपसे अच्छा हूँ, या मैं आपसे खूबसूरत हूँ। तो मुझे आपके साथ कंपेयर किया गया है। मेरी किताब तुम्हारी किताब से अच्छी है, यानी मेरी किताब को कंपेयर किसके साथ किया गया है? तुम्हारी किताब से। तो इसको कहते हैं तफसील बाज। अकरम रशीद से बड़ा है। अकरम को किसके साथ कंपेयर किया गया? रशीद के साथ। अकरम रशीद से बड़ा है, इसको कहते हैं तफसील बाज। और तीसरा जो है तफसील कुल, तफसील कुल, इस ज़ाती सिफत के दर्जे में किसी चीज़ को उसी जैसी तमाम चीज़ों पर तरजीह दी जाती है। जब एक चीज़ को तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब मसलन अकरम सबसे ज़हीन है, मसलन रशीद सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि रशीद को किन के साथ? सबों के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसको कहते हैं तफसील कुल। अमेरिका सब ममालिक में से ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका सब ममालिक में से ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो रूस को किसके साथ कंपेयर किया गया है? तमाम मुल्कों के साथ। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो इसको हम कहते हैं तफसीली कुल, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसको कहते हैं सुपरलेटिव। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव। यानी कि जब एक चीज़ को तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको सुपरलेटिव कहते हैं। चलो आप ग्रामर पर भी, किताब पर भी इनको नज़र देंगे। बाकी वसल्लम।